हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम एक नया टॉपिक जिसका नाम है पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, इसको पढ़ेंगे। पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन का मतलब है कि जो भी हमारे पास रेडिएशन या लाइट आती है वो पार्टिकल है या वो वेव है। जैसे सिंपल बात करते हैं, आप लोग पढ़ चुके होंगे, बहुत बार सुना भी होगा, 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे कि इलेक्ट्रॉन का ड्यूल नेचर होता है। कि इलेक्ट्रॉन, पहले तो हम पढ़ते थे 9th 10th में कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। 11th में आकर सारी थ्योरीज फेल कर गई। 11th में ये बोल दिया गया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो एक वेव है। बट फिर भी कहीं ना कहीं दोनों चीजें सिमिलर थी, तो ये निकल कर आया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है, इलेक्ट्रॉन वेव भी है। तो इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर है। क्या नेचर है इलेक्ट्रॉन का? ड्यूअल नेचर है, ड्यूअल नेचर। इस चैप्टर का नाम भी क्या है? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो हम रेडिएशन का ड्यूअल नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे रेडिएशन की या लाइट की पार्टिकल नेचर की। लाइट का पार्टिकल नेचर क्यों है, ये कैसे प्रूव हुआ, फिर बाद में जो हुआ उसकी बात बाद में देखेंगे। आज हम पार्टिकल नेचर की बात करेंगे। मुझे पता है लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, बट आज की वीडियो में हम लाइट का पार्टिकल नेचर डिस्कस करने वाले हैं, समझे? तो लाइट का जो पार्टिकल नेचर है वो बताने वाले थे बहुत बड़े साइंटिस्ट जिनका नाम था न्यूटन। न्यूटन ने एक थ्योरी दी जिसको बोलते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है। तो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ने क्या बोला? इसने बोला लाइट के जो पार्टिकल्स हैं उनको कॉर्पस्कल्स बोला जाता है। पार्टिकल्स हैं, जिसको इसने प्रूव कर दिया कि लाइट के पास क्या होते हैं? पार्टिकल्स, उनको कॉर्पस्कल्स बोला जाता है। तो यानी कि लाइट एक पार्टिकल है। ये एक्चुअली पार्टिकल को कॉर्पस्कल्स बोल रहा है। न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी लाइट का पार्टिकल नेचर शो करने के लिए। तो बहुत पहले की बात है, अप्रोक्सीमेटली 19th सेंचुरी की बात होगी कि जब न्यूटन अपने एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट दे रहा था। तो उस टाइम में न्यूटन का बहुत बड़ा नाम था। न्यूटन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, क्या आज भी है। तो न्यूटन की बात पत्थर पे लकीर थी। जो न्यूटन ने बोल दिया वो पक्का था। कोई ये भी कोशिश नहीं करता था कि न्यूटन को थ्योरी के बारे में सोच भी लिया जाए, इसको गलत प्रूव करने के बारे में दिमाग में भी आया जाए। तो न्यूटन ने बोल दिया कि पार्टिकल नेचर है, तो पार्टिकल नेचर है। सब मान गए कि न्यूटन की लाइट क्या है? पार्टिकल नेचर है। बहुत साल के बाद न्यूटन मर गया। न्यूटन के मरने के बाद कुछ साइंटिस्ट ने ये देखा कि कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में समझे कि लाइट तो ऐसा भी करती है, ऐसा भी करती है, तो लाइट पार्टिकल तो नहीं हो सकती क्योंकि पार्टिकल ऐसी थ्योरी नहीं देती। तो उन्होंने एक अलग थ्योरी बना दी कि लाइट एक वेव है। बाद में ये आपस में मिली भगत से ये डिसाइड हो गया कि लाइट वेव भी है, पार्टिकल भी है, तब से ड्यूअल नेचर डिस्कस हो गया। बट न्यूटन ने सबसे पहले लाइट को बोला था कि लाइट का पार्टिकल नेचर होता है। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी थे। उसने क्या बोला कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी से या कॉर्पस्कल से उसने एक नई टर्म के बारे में बताया जिसको हम बोलते हैं फोटोन, जिसको हम बोलते हैं फोटॉन्स। पार्टिकल नेचर के लिए उसने एक टर्म बताई, इसको हम फोटोन बोलते हैं। फोटॉन्स कुछ नहीं होते, फोटॉन्स पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी कहलाते हैं। पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी, या मैं बोलूं बहुत सारे पार्टिकल लाइट के इकट्ठे हो गए। एक पार्टिकल बहुत सारे पार्टिकल्स को मैं फोटोन बोल देता हूं, पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी। तो न्यूटन ने फोटॉन्स नाम के चीज की जरूरत ली, मतलब यूज किया और पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन किया। कैसे एक्सप्लेन किया उसने, क्या क्या एक्सप्लेन किया पार्टिकल नेचर में, वो हम आज पढ़ेंगे। तो ये रहे कुछ पॉइंट्स जिसको उसने एक्सप्लेन किया। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि न्यूटन ने बोला कि भाई साहब लाइट जो है वो पार्टिकल से बनी हुई है, जिसको मैं क्या बोलूंगा? फोटोन बोलूंगा। जिसको मैं क्या बोल दूंगा? उसको मैं बोल दूंगा फोटॉन्स। जिसको हम क्या बोल देंगे बेटा? फोटॉन्स बोल देंगे। लाइट पार्टिकल से बनी हुई है। उसने बोला कि सही है न्यूटन जी, आप बोल रहे हो तो मान लेते, पर प्रूव करिए, बताइए इसके बारे में और डिटेल में। तो और डिटेल में वो क्या बताता है? उसने बोला पहले तो फोटोन के बारे में कुछ समझ लो। फोटोन क्या चीज है? फोटोन एक पार्टिकल का पैकेट है। बहुत सारे पार्टिकल इकट्ठे हो गए हैं लाइट के, उसको फोटोन बोल दिया गया। और उसने बोला कि ये जो फोटोन है ना, कि भाई साहब इसका कोई मास नहीं है, इसका रेस्ट में जो मास है वो 0 मान लिया जाता है। फोटोन का रेस्ट मास क्या है? 0। फोटोन के बारे में डिटेल में बता रहा है, पार्टिकल नेचर समझ में आएगा कि जो फोटोन होता है, फोटोन का रेस्ट मास 0 मान लिया जाता है। अप्रोक्सीमेटली होता ही है, पूरा 0 तो नहीं होता, तो मान लिया जाता है 0।
एक और बात उसने बोला, फोटॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रली चार्ज होते हैं, इनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता, ना तो ये इलेक्ट्रिकली ना ही ये मैग्नेटिकली, इनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता। जो आपके फोटॉन्स है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। बहुत सारे पार्टिकल्स को फोटोन बोलते हैं। पहली बात, लाइट फोटोन से बनी है। दूसरी बात, फोटोन का खुद का रेस्ट मास मूव करते हुए का मास आ जाएगा, क्योंकि जब हम मूव करते हैं तो मास इंक्रीज करता है, ये 11th में थ्योरी पढ़ी थी। तो मूव करते कुछ मास बढ़ जाता है, रहता तो अभी भी 0 के आसपास है बट इंक्रीज कर जाता है। फोटॉन्स का चार्ज न्यूट्रल है। फिर जो फोटॉन्स है वो मूव कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं पार्टिकल्स की फॉर्म में, जो कि पार्टिकल्स हैं। किस स्पीड से मूव कर सकते हैं? वो एयर या वैक्यूम की स्पीड से ही मूव कर सकते हैं, या मैं बोलूं एयर या वैक्यूम बोलूं, लाइट की स्पीड से मूव करते हैं, लाइट की स्पीड से मूव करते हैं। अरे यार क्या हो गया, चलो कोई ना, लाइट की स्पीड से मूव करते हैं। कौन? फोटॉन्स लाइट की स्पीड से मूव करते हैं, एयर में भी वैक्यूम में भी, हमारे एटमॉस्फेयर में भी और वैक्यूम में भी, दोनों में लाइट की स्पीड से कहां मूव करते हैं? इन एयर एंड वैक्यूम, एंड इन वैक्यूम, दोनों जगह में उनकी स्पीड लाइट वाली होती है। कितनी होती है लाइट की स्पीड? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मैंने लिखा, मुझे पता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। तो फोटॉन्स की एक और खासियत, फोटॉन्स के पास डेफिनेट एनर्जी होती है और मोमेंटम होता है। मतलब फोटॉन्स की जो एनर्जी है ना वो फिक्स्ड है, फोटॉन की जो मोमेंटम है वो भी फिक्स्ड है। फोटॉन की एनर्जी और फोटॉन का मोमेंटम फिक्स रहेगा। एनर्जी कितनी होती है? एनर्जी का फॉर्मूला hc/λ। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? hc/λ। तो कोई भी फोटोन उठा लो, कोई भी फोटोन उठा, h क्या होता है? अच्छा, h पहले पढ़ा, h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। h की वैल्यू फिक्स्ड है, h की वैल्यू भी डेफिनाइट है, 6.636 या 6.36 इंटू 10⁻36 जूल सेकेंड, ऐसी होती है ना। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है, c की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा वेवलेंथ है। तो जब जब वेवलेंथ फिक्स रहेगी तब आपकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। यही तो बोल रहे हैं कि एनर्जी डेफिनाइट है, डेफिनेट मतलब फिक्स्ड है, और मोमेंटम भी फिक्स्ड है। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती थी? एनर्जी में बोल रहा था फिक्स है, तो हाफ mv² फिक्स है, तो इसका मतलब मास तो फिक्स होता है, यानी कि वेलोसिटी भी फिक्स थी। तो वेलोसिटी भी फिक्स है, मास भी फिक्स है, तो मोमेंटम भी फिक्स होती है। समझे? तो फोटॉन्स की एनर्जी और मोमेंटम फिक्स रहेगी जब तक उसकी वेवलेंथ इंक्रीज या चेंज ना हो जाए। अगली इंपॉर्टेंट बात, इसने बोला कि जब जब लाइट के पार्टिकल, जब फोटोन, ये रहे फोटोन, बहुत सारे फोटोन किसी और पार्टिकल से टकराएंगे, ये रहा कोई और पार्टिकल, ये रहे कोई और पार्टिकल, फोटोन इनसे जाकर टकराए, फोटोन इनसे जाकर टकराए, तो क्या होगा? मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, मोमेंटम चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, इनिशियल और फाइनल। टकराने से पहले का मोमेंटम, टकराने के बाद का मोमेंटम सेम रहेगा। हाँ, टकराते टाइम मोमेंटम चेंज हो जाता है, याद रखना। टकराते टाइम की बात नहीं हो रही, टकराने से पहले का मोमेंटम, टकराने के बाद का मोमेंटम वो सेम रहेगा। टकराते हुए मोमेंटम चेंज होता है, उसकी बात नहीं कर रहे, पक्का? अगर मैं तुम्हें पूछ लूं कि मोमेंटम अगर पार्टिकल का और फोटोन का, मैटर का और फोटोन का मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो ये कैसी कोलिजन है? तो ये इलास्टिक कोलिजन है। कैसी कोलिजन है? ये इलास्टिक कोलिजन है। कैसी कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है। सर इनइलास्टिक में भी कंजर्व रहता है, बिल्कुल, बट काइनेटिक एनर्जी चेंज होती थी, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी चेंज रहती है, सेम रहती है। हमें अभी तो पढ़ा एनर्जी डेफिनेट रहेगी, एनर्जी भी सेम है और मोमेंटम भी सेम है, तो कैसी कोलिजन हुई? इलास्टिक। अगर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती, तो इनइलास्टिक होता। अभी जो फोटॉन्स करते हैं किसी मैटर से टकरा, मतलब फोटॉन्स हाईलाइट बजी इसके ऊपर टकराए, तो एनर्जी कंजर्व्ड भी रही है और मोमेंटम भी कंजर्व्ड रहा है। लास्ट पॉइंट, जो एनर्जी होती है किसी भी फोटोन की, वो उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। इंटेंसिटी होती है I,
इंटेंसिटी होती है आई से डिनोट करते हैं। जो आपकी मैं क्या बोल रहा हूं, एनर्जी है वो डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। कारण, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला बताओ hc/λ। कहीं पर आई आया सर? नहीं आया, तो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। अच्छा चलो, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ा दूं तो क्या बढ़ेगा? इंटेंसिटी समझते हो ना? मेरे कमरे में, अभी तुम्हारे कमरे में सामने 9 वाट का बल्ब लग रहा होगा, एलईडी का, ये ट्यूब लग रही होगी। 9 वाट की जगह अगर तुम 9 वाट की जगह 20 वाट का बल्ब लगा दो तो क्या हो जाएगा? कमरे में रोशनी इंक्रीज कर जाएगी, या मैं बोलूं लाइट इंक्रीज कर जाएगी। तो क्या इंक्रीज किया? अगर लाइट रोशनी बढ़ गई तो क्या इंक्रीज किया होगा 9 वाट से भी वो 20 वाट करने में? मुझे बताओ, क्या वेवलेंथ इंक्रीज कर दी आपने? क्या आपने उसकी एनर्जी इंक्रीज कर दी? क्या आपने इंक्रीज किया है? अगर वोल्टेज बढ़ती है पावर बढ़ाने पे, क्या इंक्रीज होता है? जब आप 9 वोल्ट की जगह ज्यादा चमकदार रोशनी देखते हो तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। जब बल्ब फ्यूज होने लग जाता है, डिम हो गया, तो उसकी इंटेंसिटी कम हो गई। जितनी ब्राइट लाइट होगी, इंटेंसिटी मतलब जितनी लाइट ब्राइट होगी, ये परफेक्ट वर्ड है। ब्राइट लाइट का मतलब है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। इंटेंसिटी ज्यादा होती कैसे था? अच्छा, इंटेंसिटी ज्यादा कैसे होती है? इंटेंसिटी ज्यादा ऐसे होती है कि जब कोई लाइट का सोर्स है, समझो मेरे पास एक लाइट का सोर्स है, यहां से लाइट निकल रही है। अच्छा नहीं बना ना लाइट का सोर्स? अच्छा बना क्या? नहीं अच्छा बना। लाइट का सोर्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना। तो हमारे पास कोई भी लाइट का सोर्स है नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है लाइट नहीं है, कोई बात नहीं। मैं क्या करता हूँ, ऐसे बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास है एक बल्ब, बल्ब कैसा होता है यार? बल्ब कैसा होता है? तो बल्ब ही बनाना भूल गए, चलो कोई ना। ये बल्ब है, ये क्या है? बल्ब है, बल्ब नहीं बल्ब। बल्ब में 9 वाट की लाइट है, तो इसमें से पार्टिकल्स निकल रहे होंगे भाइयों और बहनों। क्या निकल रहे होंगे? पार्टिकल्स निकल रहे हैं। हम पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं, तो लाइट के पार्टिकल, फोटोन निकल रहे हैं। जब मैंने इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी, जब मैंने इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी, तो क्या होगा? तो ये मान लो 12 वाट का बल्ब हो गया। इंटेंसिटी इंक्रीज करने में तो बढ़ता, ज्यादा रोशनी देता, ज्यादा चमकदार, ज्यादा ब्राइट। तो क्या बढ़ गया इसका? क्या बढ़ गया? पावर बढ़ गई। क्या बढ़ गया? इंटेंसिटी बढ़ गई। इंटेंसिटी तो बढ़ गई, मुझे पता है। ज्यादा ब्राइट रोशनी तो ज्यादा इंटेंसिटी। उससे क्या होता है? जो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं ना, जो तुम्हारे नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं, ये वाले, ये इंक्रीज कर जाते हैं। इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर सकते हैं, बट क्या इंक्रीज नहीं करता? क्या इंक्रीज नहीं करता? आपकी एनर्जी इंक्रीज नहीं करती। एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ता इंटेंसिटी बढ़ाने से, सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स जो उस सोर्स से, उस लाइट के पार्टिकल्स, जहां भी से भी आपके पार्टिकल्स निकल रहे थे, उनका नंबर इंक्रीज हो गया, बट एनर्जी सेम टू सेम। एनर्जी नहीं बदली। एनर्जी बदलेगी अगर वेवलेंथ बदल दोगे। अगर क्या बदल दोगे? वेवलेंथ बदल दोगे। समझे मेरी बात? तो ये कुछ बातें हैं पार्टिकल नेचर की, जो कि महान साइंटिस्ट मिस्टर न्यूटन ने दिए, इसाक न्यूटन ने, और कॉर्पस्कुलर थ्योरी में ये बात समझाई थी। आज हमने समझा है कि लाइट को पार्टिकल क्यों समझा जाता है। अगली वीडियो में हम समझेंगे लाइट को वेव क्यों माना जाता है, और दोनों को कंपेयर करेंगे कि लाइट का वेव नेचर कब होता है, पार्टिकल नेचर कब होता है, और उसको क्यों ड्यूल नेचर बोल दिया जाता है। तब तक आप पढ़िए, एंजॉय करिए। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।